नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। एक कहावत है, जब ऊपर वाला किसी को देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है। हालांकि ये कहावत उस जमाने में बनाई गई होगी जब गरीब गुरबा अपने घरों कच्चे घरों के साथ एक छप्पर भी डाल लेते थे। इंटीरियर में थोड़े पिछड़े हुए राज्यों में अभी भी आपको इस तरह के छप्पर और इस तरह के कच्चे घर मिल जाएंगे, लेकिन आम तौर पर अब भारत में वैसी स्थितियां रह नहीं गई हैं। और एक और कहावत मानी जाती है, एक तो जब किसी को देता है परमात्मा तो छप्पर फाड़ करके देता है, और जब मुसीबतों का पहाड़ टूटता है तो वो भी चारों तरफ से ही टूटता है। ये दोनों कहावतें बहुत सोच समझ करके और अनुभव के साथ ही बनाई गई होंगी। अब आप अरविंद केजरीवाल का उदाहरण लीजिए। इनको पहले ही चुनाव में 28 सीटें मिल गई थी, और जिस कांग्रेस को पानी पी पी करके कोसते थे, जिस कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने अन्ना को आगे करके एक फेस बना करके भ्रष्टाचार विरोधी एक आंदोलन खड़ा किया था, दिल्ली से लेकर के मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद से लेकर के सारे शहरों में, चंडीगढ़ वगैरह में, हर जगह आपको वो टोपी वाले और मैं भी अन्ना और तू भी अन्ना वाले मिल जाते थे, तिरंगा लेकर के सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए। उस गर्व से पैदा हुए थे, गालियां देते थे कांग्रेस को, कांग्रेस ही सबसे भ्रष्ट जमात थे, और आज उन्हीं कांग्रेसियों के साथ खड़े हैं। उन्हीं कांग्रेसियों के समर्थन से पहली सरकार भी बनाई थी, क्योंकि 28 सीटों से तो दिल्ली में सरकार बनती नहीं है, 70 का सदन है। इसके बाद जब दूसरी बार इनको बहुमत मिला तो वो वाकई छप्पर फाड़ के ही मिला था। 70 में से 67 सीटें अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मिल गई थी। अब वो जैसी भी सरकार बनाई, दिल्ली का पेरिस बना दूंगा, यमुना को ऐसा कर दूंगा कि आप लोग सब उसके घाटों पर ही रहेंगे, और तमाम तरह की बातें। अब वो दिल्ली जैसी बनी है, सबके सामने है। पाइपलाइन से सब घरों में पानी तक नहीं पहुंचा पाए, अभी भी टैंकरों के जरिए सप्लाई होती है और बहुत ही खराब पानी आता है। बड़े दावे करते हैं बैठ करके इनके मंत्री के जी मुफ्त बिजली दे रहे हैं, मुफ्त पानी दे रहे हैं। उसका एक क्राइटेरिया है, ना तो सबको मुफ्त में बिजली मिल रही है और ना सबको मुफ्त में पानी मिल रहा है। बड़े भारी भारी बिल आ रहे हैं लोगों के साथ, लोगों के पास, और वो उनको जमा भी कर रहे हैं। लेकिन इनकी झूठ की और मक्कारी की राजनीति है, वो सब उसके सामने अभी तक फेल होते रहे। तीसरी बार जब चुनाव हुआ तो भी इनको 60 से अधिक सीटें मिल गई, 64 सीटें मिल गई। तो वो तो कहते हैं ना कि जब एब्सोल्यूट पावर किसी को मिल जाती है तो उसके दिमाग खराब हो जाते हैं, और वो कई बार करप्ट हो जाता है। तो वही इस आदमी के साथ हुआ है। आज 4 घटनाक्रम हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, संक्षेप में चर्चा करेंगे, और ये बताएंगे कि मुसीबतों का पहाड़ अगर अरविंद केजरीवाल के सिर पर टूट करके गिर रहा है तो ये इतना बड़ा मुसीबतों का पहाड़ है, इसके नीचे से निकलना, उबरना और फिर से खड़ा होना इनके लिए अब लगभग असंभव होता जा रहा है, असंभव होता हुआ दिख रहा है। एक तो जिस तरीके से सामाजिक कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने कल कैबिनेट से भी इस्तीफा दिया और पार्टी भी छोड़ी, उसको लेकर के संजय सिंह और ये सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना वगैरह, ये सब उसको बेचारा, उसको दलित, और ईडी से डर गया, और ये हुआ और वो हुआ। एक तो राजकुमार आनंद आज मीडिया के सामने आ गए और उन्होंने कहा कि मुझे कोई डर नहीं है ईडी का, मैं बेचारा भी नहीं हूं, मैं
दलित ज़रूर हूँ पर इतना गरीब भी नहीं हूँ जितना ये बताने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस देश में सब दलित बेचारे और गरीब नहीं हैं। उन्होंने 2 टूक कहा। उनका कहना था कि जिस ईडी के छापे की बात कर रहे हैं नवंबर 2023 की, वो ईडी का छापा भी इसी शराब घोटाले की मनी ट्रेल तलाश करने के लिए मेरे यहाँ पड़ा था और उसका चूँकि मेरे से कोई मतलब नहीं था और बाद में ईडी ने लिखित में दिया कि 1 पैसे का भी कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई गबन नहीं है। वो कस्टम से लेकर के तमाम तरह की बातें उस समय चली थी। उनका कहना था कि मुझे ईडी का कोई खौफ नहीं है। चूँकि दलितों के साथ एक अपमानजनक व्यवहार जो है वो हो रहा है। 10 एमपी अ, इनके राज्यसभा में हैं, पंजाब से भी और दिल्ली से भी। एक भी दलित को इन्होंने राज्यसभा में नहीं भेजा है। बहरहाल वो राजकुमार आनंद ने अपना इनको जवाब देना था, वो दे दिया। आज हम उसकी इतनी बात नहीं करेंगे। आज जो बड़े घटनाक्रम है और जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल इस समय तिहाड़ में हैं, हम उस घटनाक्रम की और उस मूल की, उस जड़ की बात करेंगे, उस बुनियाद की बात करेंगे। वो बुनियाद है तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी यानी के कविता। के कविता को हैदराबाद स्थित उनके आवास से ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। उनके घर में छापामारी की थी और फिर अरेस्ट करके हिरासत में लेकर के दिल्ली आए थे। दिल्ली में पूछताछ हुई और उसके बाद ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। ईडी की कस्टडी में रही और उसके बाद अब वो तिहाड़ में है। अभी उनकी एक अ, याचिका थी अंतरिम बेल के लिए। बहाना क्या था कि मेरा 16 साल का बेटा है, उसकी परीक्षाएँ हैं, तो मुझे उसके साथ रहना है, उसको मेरी ज़रूरत है, इसलिए मुझे अंतरिम ज़मानत दे दी जाए, 1 या डेढ़ महीने के लिए। तो जो पीएमएलए कोर्ट है, उसने मना कर दिया कि ये संभव नहीं है। यानी इनकी अंतरिम ज़मानत की याचिका खारिज कर दी गई। ये तो अभी हुआ है। अब मैं आपको बताऊँ कि कविता को आज तिहाड़ में पूछताछ के बाद सीबीआई ने भी अरेस्ट कर लिया। अभी तक वो ईडी की गिरफ्त में थी। ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था हैदराबाद से। अब सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और इस मामले में लिकर घोटाले में जो पहला मुकदमा दर्ज किया था वो सीबीआई ने ही किया था। सीबीआई ने ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था 26 फरवरी 2023 को। बाद में 7 मार्च 2023 को ईडी ने उनको जेल में जाकर के गिरफ्तार किया था, उसकी औपचारिकताएं पूरी की थी। यहां ईडी ने इनको गिरफ्तार किया के कविता ने और अब सीबीआई ने भी तिहाड़ जेल में जाकर के कविता को गिरफ्तार किया है। मैं आपको जो मूल बता रहा था कि जिसके बेस पर अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हुए हैं, वो मूल इसलिए हैं के कविता क्योंकि जिस साउथ ग्रुप की चर्चाएं हो रही हैं कि जिससे विजय नायर के जरिए आम आदमी पार्टी ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है नई आबकारी नीति बनाने की एवज में और बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने की एवज में, तो उस साउथ ग्रुप से के कविता का सीधा लिंक पाया गया है। और नई आबकारी नीति 2021-22 में बनाई गई थी, लागू की गई थी। उस आबकारी नीति का ड्राफ्ट के कविता के मोबाइल फोन में मिला ईडी को। के कविता का क्या लेना देना था दिल्ली की आबकारी नीति से? तब तक तो ये स्वीकृत भी नहीं हुई थी, लागू भी नहीं हुई थी और उसका ड्राफ्ट जो है के कविता को भेज दिया गया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि के कविता ही
इस पूरे लिकर कांड में मूल में है, जड़ में है और उसी की वजह से फिर ये सारी गिरफ्तारियां हुई हैं और सारे मामले खुले हैं। एक्चुअल में हैदराबाद के एक कारोबारी हैं रामचंद्रन पिल्लई, और ये जो अरुण रामचंद्रन पिल्लई हैं, इनका पहली बार के कविता से आमना सामना कराया था ईडी ने दिसंबर 2022 में। ये तारीख याद रखिएगा, दिसंबर 2022। आज तो हम अप्रैल 2024 में बात कर रहे हैं। तो दिसंबर 2022 में ईडी ने जो एक शराब कारोबारी है अमित अरोड़ा, उसको उसके जो रिमांड पेपर दाखिल किए थे उसमें ये दावा किया था कि जो आम आदमी पार्टी है उसके लिए विजय नायर ने साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए लिए थे। फरवरी 2023 सीबीआई ने एक अकाउंटेंट थे बुच्ची बाबू गौरंतला, इनको गिरफ्तार किया। ईडी ने भी उससे पूछताछ की। बुच्ची बाबू के कविता के अकाउंट वगैरह देखते थे और संभालते थे। साहब, इसके बाद फरवरी में तो उनको अरेस्ट किया गया और मार्च में अरुण रामचंद्रन पिल्लई को गिरफ्तार किया गया। और ये पिल्लई ही था जिसने ये खुलासा किया था कि साहब के कविता और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के बीच में एक समझौता हुआ था और इसी के तहत 100 करोड़ रुपए की रिश्वत विजय नायर के जरिए उन तक पहुंचाई गई थी, या जहां इन्होंने कहा था वहां तक पहुंचाई गई थी। वो चाहे गोवा में चुनाव के काम आनी थी, चाहे पंजाब में आनी थी, या विदेश भेजी जानी थी, मतलब जो भी कुछ होना था वो विजय नायर के जरिए किया गया और साउथ ग्रुप ने 100 करोड़ रुपया दिया। ये के कविता उसके बीच में बनी थी और ये पिल्लई ही थे जिन्होंने इस बात का भी भंडाफोड़ कर दिया था कि साहब एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में के कविता भी थी, विजय नायर भी थे, मैं भी था, दिनेश अरोड़ा भी था और उसमें रिश्वत पर चर्चा हुई, 100 करोड़ पर चर्चा हुई कि इसको कैसे मैनेज करना है, कैसे डिलीवर करना है। हवाला के जरिए ही ये सब दिया जाना था। तो के कविता, जिनको 15 मार्च को गिरफ्तार किया था ईडी ने, उनको आज सीबीआई ने भी गिरफ्तार कर लिया है। और ये घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब हाई कोर्ट की एक तरीके से फटकार खाने के बाद अरविंद केजरीवाल अब राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होनी है सोमवार को। तो सोमवार को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, उससे पहले एक और कांड हो गया, सीबीआई ने के कविता को अरेस्ट दिखा दिया है। कड़ियां तो आपस में जुड़ी हुई हैं। साउथ ग्रुप से जो 100 करोड़ आया है अरविंद केजरीवाल को या उनकी पार्टी को या आम आदमी पार्टी के संयोजक के नाते उनके इशारे पर उन्होंने जिस जिसको कहा उनको दिया गया। तो मूल में कौन है? के कविता। के कविता पहले ईडी के द्वारा अरेस्ट हुई, अब सीबीआई के द्वारा अरेस्ट हुई। और जाहिर है दोनों ही एजेंसियों के पास अब अदालतों को बताने के लिए बहुत कुछ है। इतना कुछ है कि अरविंद केजरीवाल अब आसानी से बाहर आने वाले नहीं हैं। एक और घटनाक्रम हुआ है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटना शुरू हुआ है। अब तक तो मनीष सिसोदिया, विजय नायर, संजय सिंह, शराब कारोबारी, के कविता, ये सब गिरफ्तार हो रहे थे। अब तो खुद अरविंद केजरीवाल अंदर हो चुके हैं और जो लंबे कालखंड के लिए अंदर जाने की प्रक्रिया है इस समय वो शुरू हो चुकी है।
हाईकोर्ट तो कह चुकी कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत है और इनकी जो गिरफ्तारी है वो इल्लीगल नहीं है। तमाम दस्तावेज उसके पास हैं। तो जो इनके बुरे दिन हैं वो शुरू हो चुके हैं। जो इनके पीए रहे हैं, 2015 में अपॉइंट किया था इन्होंने विभव कुमार को अपना पीए, निजी सहायक। उसकी जो नियुक्ति थी वो विजिलेंस डिपार्टमेंट ने आज खत्म कर दी। उसको बर्खास्त कर दिया एक तरीके से सेवाओं से। और पद से इसको क्यों हटाया गया है? विजिलेंस डिपार्टमेंट का कहना ये है कि इसकी नियुक्ति ही नियमानुसार नहीं थी। और मसला क्या था? इसको क्यों पद से बर्खास्त किया गया? इसको बर्खास्त करने के पीछे 2007 की एक नोएडा की घटना है। नोएडा में एक सरकारी अधिकारी के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया था, उसके कामकाज में बाधा डाली थी, उस अधिकारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। इसके ऊपर आपराधिक मामला चल रहा था और ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर कोई आपराधिक मामला चल रहा हो, वो भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ उसके कामकाज में बाधा डालने या उसको नुकसान पहुंचाने का, उसको आप सरकारी पद पर नियुक्त कर ही नहीं सकते हैं। सिविल सेवा के नियमों के ही ये विरुद्ध है। जो विशेष सचिव हैं राजशेखर, उन्होंने इनकी सेवाएं समाप्त करने की जानकारी दी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो 6 लोगों की लिस्ट दी थी अरविंद केजरीवाल ने जेल अधिकारियों को कि मेरे से कौन-कौन मिल सकता है, उसमें पहले नंबर पर तो उनकी पत्नी थी, दूसरे नंबर पर उनका बेटा, तीसरे नंबर पर उनकी बेटी, चौथे नंबर पर विभव कुमार थे, उनके पीए। 5वें नंबर पर उनके एक दोस्त और सांसद पाठक और छठे नंबर पर भी उनका कोई निजी दोस्त था। ये 6 लोगों की सूची दी थी, उनमें ये पीए विभव कुमार भी था। और जो अरविंद केजरीवाल को जानते हैं, उस समय से जब जब से ये संघर्ष कर रहे थे और पता नहीं क्या-क्या सपने दिखा रहे थे, सब जानते हैं कि विभव कुमार का इनके इस पूरे संघर्ष में भी, इनके उत्थान में भी और अब इनके पतन में भी कितना योगदान है और क्या अहम स्थान रहा है। तो विभव कुमार का जाना ये शो करता है कि जो मुसीबतों का पहाड़ है, वो किस तरीके से अब इनके ऊपर टूट रहा है। वैसे विभव कुमार को कोई अचानक बर्खास्त नहीं किया गया है पीए के पद से। नवंबर 2023 में भी इनको कारण बताओ नोटिस इश्यू किया गया था कि क्यों ना आपकी सेवाएं टर्मिनेट कर दी जाएं। 2020 में जब दोबारा सरकार बनी थी अरविंद केजरीवाल की, इनकी फिर से नियुक्ति की गई थी। एक बार 2015 में की गई, फिर 2020 में की गई। अभी 8 अप्रैल को एक तो दुर्गेश पाठक से पूछताछ की थी ईडी ने और एक विभव कुमार को भी बुला करके उनसे पूछताछ की थी। जो चौथी घटना है, वो ये है, चौथी घटना, अमानतुल्लाह खां, जो इनके प्रिय हैं, ओखला से आम आदमी पार्टी के एमएलए और जो वक्फ बोर्ड में गलत नियुक्तियों को लेकर के चर्चा में रहे और जिनकी पूछताछ हो चुकी है ऑलरेडी, ईडी उनको काफी समय से बुला रही है कि आप आइए, ये जो नियुक्तियां की हैं, ये जो पैसा बटोरा गया है और पैसे से जो संपत्तियां खरीदी गई हैं, उसके उसके बारे में आपसे जरा पूछताछ करनी है। अमानतुल्लाह खां भी अपने गुरु के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल 9 समन तक तो हुंकारा ही नहीं भर रहे थे, जा ही नहीं रहे थे और उनको अवैध बता रहे थे, उसी तरीके से ये कुछ ना बोलते हुए भी चुप्पी साधे हुए हैं और ईडी के एक के बाद एक समन की अनदेखी कर रहे हैं। तो अब ईडी पहुंच गई है पीएमएलए कोर्ट। राउज एवेन्यू कोर्ट से ईडी ने कहा है कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ
गैर जमानती वारंट जारी करें, ताकि हम इनकी संपत्ति को कुर्क कर सकें, उसकी कार्रवाई अब शुरू कर सकें। वैसे 20 अप्रैल के लिए इसको अगला समन जारी किया गया है और वक्फ बोर्ड में जो नियुक्तियां की थी, मनमानी जो नियुक्तियां की थी 33 लोगों की, और सीबीआई उस मामले में ऑलरेडी एफआईआर दर्ज कर चुकी है अमानतुल्लाह खान के ऊपर। तो पीएमएलए कोर्ट ने 18 अप्रैल तारीख दी है, अब से छठे सातवें दिन इस पर सुनवाई होगी कि इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। और अरविंद केजरीवाल का तो आपको पता ही है, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उनकी भी सुनवाई होनी है। तो सोमवार और 18 अप्रैल ये 2 तारीखें हैं जिन पर नज़र रहेगी कि अमानतुल्लाह खान वाले मामले में जो उन पर अब ईडी शिकंजा कसती हुई दिखाई दे रही है, उसमें पीएमएलए कोर्ट की तरफ से क्या होगा और सुप्रीम कोर्ट में क्या अरविंद केजरीवाल को किसी तरह की कोई राहत मिलेगी, जिसकी उम्मीद ना के बराबर है। क्योंकि ईडी ने इतना सॉलिड केस तैयार किया है और उसको समय भी मिल गया है कि अब अरविंद केजरीवाल बहुत लंबे समय तक अंदर रहेंगे, इसका बंदोबस्त ऑलरेडी जांच एजेंसी कर चुकी है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।